हेलो गाइस, दिस इज़ यस राना एंड यू आर वाचिंग द स्लीप थ्रॉटल पॉडकास्ट। तो आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं इस पॉडकास्ट में बात करता हूँ या करूँगा मूवीज़ के बारे में और बुक्स के बारे में और बिज़नेस के बारे में। तो आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है रीवर्क। और आप सभी शायद इस बुक का नाम आप सभी ने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा। तो ये बुक बिज़नेस की दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी सी बुक है। बहुत सारे इसके रीडर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पर वीडियोस भी बनी हुई हैं। तो आज हम इसी बुक के बारे में बात कर रहे होंगे। जो मैं इस बुक की समरी बना रहा हूँ वो कोई लाइन टू लाइन समरी नहीं होगी। इसमें कुछ एक मेरे जो खुद के विचार हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसका पहला चैप्टर है वो है द न्यू रियलिटी। और इसमें जो राइटर है उसने कहा है कि ये बुक उन सभी लोगों के लिए है जो हार्डकोर एंटरप्रेन्योर्स हैं, टाइप ए गो गेटर्स। और ये बुक उनके लिए भी है जो एक छोटा मोटा कोई बिज़नेस चलाते हैं। और ये बुक उनके लिए भी है जो अपनी जो उनकी रोज़ का काम है या जो उनकी जॉब है उसमें फंसे हुए हैं लेकिन जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं। और ये बुक उनके लिए है जो ऐसा सोचते हैं कि वे बिज़नेस करने के लिए बने ही नहीं हैं। तो ये हैं इस बुक के टारगेट ऑडियंस। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। पार्ट 1, इग्नोर द रियल वर्ल्ड। तो इसमें जो राइटर है वो ये कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम अगर आप कोई आइडिया, जो आपके पास कोई नया आइडिया है, अगर आप उसको कोई अपने दोस्त के पास बता रहे हैं, अपने पेरेंट्स के पास बताते हैं, तो वो कहेंगे यार तू किसी और ही दुनिया में जी रहा है, तो असली दुनिया में वापस आ। तो बस वही बात यहाँ पर भी कुछ ऐसी हो रही है। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन जो आपके दोस्त हैं वो आपको बोलेंगे यार ये तू क्या बात कर रहा है, यहाँ पर होना इम्पॉसिबल है। तो जो काम पहले हुआ नहीं होता है उसको सारे ऐसा ही सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे काम होना शुरू हो जाता है तो वैसे ही वो काम पॉसिबल बन जाता है। जैसे स्पेसएक्स ने अपना रॉकेट पहले रीयूजेबल जो उनका बूस्टर्स हैं वो पहले किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब वो हो गया अब सारे सोचते हैं कि यस ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर कहा गया है कि वे सिर्फ ऐसा नहीं करते कि वो सिर्फ आपको ऐसा कहेंगे कि अलग दुनिया है, वो आपको ऐसा कहेंगे कि तू ये काम मत कर, यानी कि आपको नीचे धकेलेंगे, नीचे खींचेंगे। वो खुद तो नीचे हैं, वो आपको भी नीचे खींचेंगे। तो यह है इस चैप्टर का होल पॉइंट। पार्ट 2, प्लानिंग इज़ गेसिंग। तो इसमें जो राइटर है वो ये कह रहा है कि जब तक आप एक ज्योतिष शास्त्री नहीं हैं और तब तक आप कुछ नहीं बता सकते कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। हालांकि मुझे यहाँ के जो ज्योतिष शास्त्री हैं उनका भी कोई यकीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जो अपने फ्यूचर के डिसीज़न लेते हैं या जो गेस लगाते हैं कि यार आगे क्या हो सकता है या बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा सकता है, वो हम पास्ट के बेस पे लगाते हैं। जैसा हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि अच्छा आज पिछले साल ये इतना पॉइंट चढ़ा था या पिछले साल इस टाइम पे इतना पॉइंट चढ़ा, तो हो सकता है ये इस साल भी इतना पॉइंट चढ़े। तो वैसा ही यहाँ पर भी कुछ है, लेकिन सेंस क्या बनाता है? सेंस इस बात की बनती है कि प्रेजेंट में इस टाइम क्या हो रहा है, हमें उस हिसाब से अपने बिज़नेस के डिसीज़न लेने होते हैं। क्योंकि आज अलग है, हो सकता है पास्ट अलग था और आज अलग है। तो हेनरी फोर्ड जैसा कहते हैं कि अगर वो लोगों से पूछते कि उन्हें क्या चाहिए तो वो एक तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा मांगते, वो गाड़ी नहीं मांगते। तो यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि हमें प्लानिंग इज़ गैसिंग, मतलब हमें कोई ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा ऊपर से पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, तो बस वही काफ़ी होगा। पार्ट 3, और ये इस बुक का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेसन है जो हम सभी को आज जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्क्रैच योर ओन एज। तो इसका ये मतलब हुआ कि कई लोग होते हैं वो दुनिया में जाते हैं और बहुत इधर उधर घूमते हैं कि देखते हैं यार दुनिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जबकि उनकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है, उन्हें मतलब कई सारी समस्या होती है, लेकिन वो फिर भी बाहर की दुनिया में देख रहे होते हैं कि यार दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई अपनी प्रॉब्लम चली हुई है तो पहले आप उसे सॉल्व करें, या जो आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर आपको कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा अपने आसपास, ये तो वैसे बहुत ही एक अजीब सा आइडिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मान लीजिए आपको अपने फ़ोन में कोई आपको सुविधा नहीं मिल रही तो आप वो ऐप डेवलप कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफ़िक
प्रॉब्लम आ रही है कि आपको जूतों में दर्द हो रही है या जूते पहनकर आपको पैरों में दर्द हो रही है, तो आप देखिए कि उस टाइप के जूते हैं या आपको खुद बनाने पड़ेंगे। तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप वैसा कुछ कर सकते हैं। या आपका फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है, जो आप सारी बड़ी बड़ी इनोवेशन देखेंगे वो इसी बेस पे हुई थी। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाई क्योंकि वो चाहते थे कि वो आसपास के लोगों से कांटेक्ट कर सकें या दुनिया को और नज़दीक ला सकें। तो इसी बेस पर जो ज़्यादातर इनोवेशन हैं वो हुई हैं। पार्ट 4, स्टार्ट मेकिंग समथिंग। तो ये भी इस चैप्टर का, इस बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आपके दिमाग में चाहे कोई भी आइडिया है, आप सोचें चाहे आपके दिमाग में अमेज़ॉन बनाने का आइडिया था जो कि आपको बिलियनियर बना सकता था, अरे वाह, तो जो आइडिया आपके सिर्फ दिमाग में है उसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक वो असली में एग्जीक्यूट ना हुआ हो। तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उसका अगर कोई रेट है या उसकी कोई कीमत है, तो जाइए आप बाज़ार में उस आइडिया को किसी को बेचिए और देखिए आपको उसकी कितनी वैल्यू मिलती है। जाइए बाज़ार में किसी को बताइए यार मेरे पास ये आइडिया है, तो देखिए कोई आपको उस आइडिया के कितने पैसे देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर इसका ये है कि पहले एग्जीक्यूट कीजिए, स्टार्ट मेकिंग समथिंग, कुछ बनाना शुरू कीजिए। जो आपकी प्रॉब्लम है उसके अराउंड कुछ बिल्ड कीजिए, उसका कोई सॉल्यूशन बनाइए। पार्ट 5, आउटसाइड मनी इज़ प्लान जी। तो इसमें जो लेखक है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपके पास जो बिज़नेस शुरू करने के लिए जो सीड कैपिटल है, जो सीड मनी है, वो कहाँ से आएगी। तो ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि अगर आप आजकल के ज़माने का जो बिज़नेस है या आप कोई सॉफ्टवेयर फर्म खड़ी कर रहे हैं या कोई आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते। वो आप, अगर आपका स्किल है तो आप उसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कोई रेस्टोरेंट या बिज़नेस का या कोई ऐसा बिज़नेस करना है तो हो सकता है उसके लिए आपको कोई सीड कैपिटल की ज़रूरत हो। तो वैसे इसमें ऐसा भी कुछ नहीं मानते कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन इसके जो कैच है वो ये है कि आप कंट्रोल खो देते हैं। अगर आप किसी और से पैसे लेंगे तो आपको उसके बदले में उस व्यक्ति को कोई अपने बिज़नेस की पार्टनरशिप या कोई कंट्रोल देना पड़ेगा। जैसे कहते कि 10% ओनरशिप या 20% ओनरशिप, तो आपको उसके बदले वैसा करना पड़ता है। तो उससे आप अपने बिज़नेस पर कंट्रोल खो देते हैं। स्पेंडिंग अदर्स मनी इज़ एडिक्टिव। तो ये एक एडिक्टिव होता है ये कि आप और लोगों के पैसे स्पेंड कर रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप उसे जैसे मर्जी चाहें स्पेंड कर सकते हैं। और रेजिंग मनी इज़ इनक्रेडिबली डिस्ट्रैक्टिंग। तो आप यही सोचते रहेंगे कि यार पैसे कैसे रेज़ करने हैं या मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, जबकि आपका ध्यान होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पर, क्या आप क्या बिल्ड कर रहे हैं और उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी। तो आपका ध्यान उस बात पर ज़्यादा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, स्टार्ट अ बिज़नेस नॉट अ स्टार्टअप। तो इसमें जो राइटर है वो एक बहुत ही अच्छी जैसी बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप एक बहुत ही अजीब सा वर्ड लगता है, यानी एलियन जैसा वर्ड लगता है। तो ये एक ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पर आप प्रॉफिट के बारे में कोई ध्यान नहीं देते, प्रॉफिट का तो पता ही नहीं था कि प्रॉफिट होती क्या चीज़ है, और जहाँ पर एक्सपेंसेस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पैसे आपके पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है पैसों की। तो ये चीज़ें जो है ये है जो असली एक सस्टेनेबल बिज़नेस है उसमें अप्लाई नहीं होती। जबकि एक बिज़नेस जब शुरू होता है उसे तभी से सोचना चाहिए कि वो कैसे प्रॉफिटेबल होगा, यानी वो पैसे कैसे कमाएगा और पैसे कैसे बनेंगे। तो ये बात जो है एक बिज़नेस की मानी जाती है। तो स्टार्ट अ बिज़नेस, शुरू से ही अपने प्रॉफिट के बारे में सोचिए, अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से ट्रैक कीजिए और देखिए कि आप कितने टाइम में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप शुरू से ही प्रॉफिटेबल, जितने जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन हो सकता है आपको शुरू में कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े, तो वो एक स्टार्टअप की कैटेगरी में आएगा वैसे मैक्सिमम। लेकिन डू अ बिज़नेस और एंड डोंट स्टार्ट अ स्टार्टअप। ओके। पार्ट नंबर 8, टोन इज़ इन योर फिंगर्स। तो ये बात भी बहुत ही ज़्यादा वो है, हमारे भारतीय भाषा में भी इसे कुछ है, मैं ऐसा बोल सकते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उसी टाइप की ये बात है। तो अगर आपको कोई बिज़नेस करना है, या आपको मैं कोई और ही एग्जांपल देता हूँ इस बुक से उठा के, अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपको कोई बर्गर का बिज़नेस शुरू करना है, तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि आप बर्गर कैसे बना सकते हैं या बढ़िया से बढ़िया बर्गर आप कैसे बना सकते हैं। बल्कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपको कौन सी मशीन चाहिए, कौन से
टूल्स चाहिए कि आप एक अच्छा बर्गर बना सकें। आपको ज़्यादा किसी टूल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि एक अच्छा बर्गर कैसे बनाया जाता है, उसे टिक्की को कितना फ्राई करना है, कौन सी सब्ज़ी डालनी है, कौन सी चीज़ डालनी है। तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। टोन इज़ इन योर फिंगर्स। अगर आप गिटार बजाना नहीं जानते तो आपके इस हाथों में वो गंदा ही साउंड करेगा वो आपके हाथों में आकर कोई बड़ा मैजिकल साउंड नहीं करेगा। जबकि अगर किसी बंदे को गिटार बजाना आता है, वो किसी बेकार से गिटार में भी काफ़ी अच्छा कोई सुर बजा लेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने खुद नहीं बजाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बर्गर के बारे में आपको ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आपको पता है कि एक अच्छा बर्गर कैसा बनाना है, तो आप उसे बना सकते हैं। पार्ट 10, गो टू स्लीप। और ये एक बहुत ही अंडररेटेड सी चीज़ लगती है हमारे आजकल के ज़माने में, जहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि रात रात भर जाग कर काम करो, ये करो वो करो। लेकिन मैंने बात खुद फील की है कि अगर आप तब तक तो ठीक है, अगर आपको नींद खुद ही नहीं आ रही है या आपके शरीर में एनर्जी के लेवल कुछ इतने ज़्यादा है कि आपको नींद नहीं आ रही, तब तक तो आपके लिए काम करना ठीक है। लेकिन अगर आपको नींद आ रही है, लेकिन आप फिर भी कुछ पता नहीं मोटिवेशनल वीडियो सुन सुन कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि आजकल कई सारे मीम्स भी बनते हैं कि रात को आप 4 बजे जो कोड लिखते हैं वो आपको एक महल की तरह लगता है, जबकि आप अगर उसे सुबह उठ के देखते हैं तो एक कोई ऐसे ही कुटिया जैसी लगती है। तो वही बात है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ड्रास्टिकली लो चली जाती है। तो आपको अपनी नींद का ख्याल रखना है। और ऐसा कुछ नहीं है यार कि आप अगर आप 4 घंटे उठोगे तो आप 4 घंटे सोओगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। बल्कि बात यह है कि जब आप उठे हुए हो तब आप जो कर रहे हैं, बात उस चीज़ की है कि जब आप उठे हैं तब आप क्या उखाड़ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। पार्ट 11, डोंट कॉपी। तो ये बात इन्होंने वैसे ज़्यादातर इस कॉन्टेक्स्ट में कही है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती है उनके कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि वो किस टाइप से, किस बेस पर वो काम कर रहा है। लेकिन ये एक इंडिया की मार्केट में भी बहुत ही परफेक्ट फिट बैठता है कि अगर आज मैंने कोई कपड़े की दुकान खोली तो कल कोई मेरा पड़ोसी भी कपड़े की दुकान खोल देगा। लेकिन मान लीजिए अगर मेरी कोई रेड कलर का मैं अगर लिफाफा यूज़ करता हूँ तो उससे मेरी सेल 10% बढ़ रही है, तो वही कॉपी जो मेरा कंपटीटर है वो भी मार रहा है। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसे वो, जैसा एप्पल के साथ है और जो बाकी कंपनीज़ हैं उनके साथ है, कि एप्पल जो है मार्केट का लीडर है। एप्पल ज़्यादा कॉपी नहीं करता है, करता भी होगा तो हमें उतना पता नहीं लगता। लेकिन एप्पल मार्केट का लीडर माना जाता है कि एप्पल लीड करता है मार्केट को, सारी इनोवेशन एप्पल से आती है। तो वही बात है कि अगर आप कॉपी करेंगे तो अगर आप कॉपी कैट है तो आप सबसे पहले कोई चीज़ कैसे करेंगे। आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं यानी कि वो चीज़ पहले हो चुकी है, तो आप वहीं से कॉपी मार रहे हैं उसको। लेकिन अगर आप कॉपी कैट नहीं हैं तो आप इनोवेट कर सकते हैं, आप लीड कर सकते हैं इंडस्ट्री को। से नो बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपको कोई कहता है यार चल घूमने चलते हैं, अमन दत्तरवाल ने भी ये बात कही है यूट्यूब चैनल, तो से नो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको कोई आपका दोस्त कहता है कि यार चल घूमने चलते हैं, यार चल एक राइड मार के आते बाइक पे, तो वो एक बहुत ही अजीब सी बात हो जाती है अगर आप उसे भी यस कह देते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ों के लिए आपको नो कहना है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए नो कह रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप किसी चीज़ के लिए यस कह रहे हैं। यानी कि आपके पास सब काम करने के लिए ज़्यादा टाइम है और ऐसी जो बेकार के काम हैं वो उनके लिए आप नो कह रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं करते, उनके लिए आप नो कह रहे हैं। पार्ट 13, लेट योर कस्टमर्स आउटग्रो यू। तो इसमें जो राइटर है वो ये बात कह रहा है कि अपने प्रोडक्ट को आप जितना हो सके बेसिक रखिए। तो इसका पॉइंट ये है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो बेसिक है, तो बेसिक नीड तो हम सभी की सेम रहती है। फ़ोन की बेसिक नीड क्या है कि हमने कॉल करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना लेंगे, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। वैसे ऑडियो तो आजकल कौन ही रिकॉर्ड करता है। ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, थोड़ी सी कॉल कर लेंगे, थोड़ी सी वीडियोज़ देख लेंगे। तो ये बेसिक नीड्स है। तो आपको जो अपना प्रोडक्ट है उसको कम से कम बेसिक नीड्स में रखना है। अगर आपका कोई कस्टमर आपको कहता है कि यार मुझे अपने फ़ोन में लेंस लगाना था, तो अगर आप उस फ़ोन में बड़ा लेंस लगा दोगे, वो ज़्यादातर लोगों की नीड नहीं है। तो बेसिक सी बात ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेसिक रखना है। अगर आप अपने जो फ़ोन है अगर उसको किसी इस हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं तो जो एक बहुत ही कम ऑडियंस को टारगेट करता है, तो अगर वो आपका कस्टमर आपको छोड़ के भी चला जाता है तो आपका प्रोडक्ट किसी के भी काम का नहीं रहेगा। तो वही बात है कि अपने जो आप लेट योर कस्टमर्स आउटग्रो यू।
पार्ट 14, बिल्ड एन ऑडियंस। तो एप्पल और टेस्ला के साथ भी आजकल ये है कि उनके पास ऑडियंस है जो उनको देखना चाहती है। अगर वो कल एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे किसी को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि यार प्रोडक्ट कैसा बना है, क्या बना है, मतलब लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनका आधा मार्केटिंग कॉस्ट तो वहीं से कम हो जाता है। जैसे यूट्यूबर उनके प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस बना रहे हैं और मतलब काफ़ी हाइप बन जाती है एक प्रोडक्ट की, तो वो ऑडियंस है। वो उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई उनकी वो उसके लिए मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं या कुछ ऐसा है। वो उनकी ऑडियंस बन चुकी है, लॉयल ऑडियंस है। और एप्पल की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, वो ऑडियंस है उनकी। तो ये इसलिए है, ऑडियंस इसलिए होती है ताकि आप जो अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग कॉस्ट है उसको कम कर सकें और लोग आपको देखना चाहें कि आखिर आपने क्या बनाया है और आप क्या बोलना चाहते हैं। कोई आपको सुनने वाला हो तो उसे आप ऑडियंस कह सकते हैं। पार्ट 15, डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। तो अगर आप किसी आदमी को हायर कर रहे हैं तो आपको पहले खुद पता होना चाहिए कि ये काम कैसे किया जाता है। हाँ, मैं ये कॉन्सेप्ट मानता हूँ कि आजकल ऐसा कोई पता करने की ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, कि बस आपको लीड करना आना चाहिए। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही टेक्निकल है और आप किसी बंदे को सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं और उस आदमी को खुद नहीं पता है कि ये काम कैसे करना है और ना ही आप उसे बता सकते, तो ये थोड़ा अजीब हो जाता है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि वो काम कैसे किया जाना है। पार्ट 16, हायर व्हेन इट हर्ट्स। तो इस चैप्टर का होल पॉइंट ये है कि किसी को आप हायर तब करो जब आपको ज़रूरत है, या किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मेरे पास इतने लोग काम करने वाले हैं या ऐसा है या वैसा है। आपने लोगों को हायर तब करना है जब आपको सच्ची में असली में काम करने वालों की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपके पास अगर आपके कस्टमर को फास्ट सर्विस चाहिए और आप उन्हें दे नहीं पा रहे, तब आपको किसी एम्प्लॉय को हायर करना है। फॉरगेट अबाउट फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि आपको एजुकेशन सिस्टम का हाल तो पता ही है। तो इसमें बात कर रहे हैं कि आपको अगर कोई काम कराना है तो आपको फॉर्मल एजुकेशन के बारे में नहीं देखना चाहिए। अगर आप इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें देखते हैं तो जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है। आप खाना बनाने के फील्ड में देख लीजिए, तो कौन ले रहा है आजकल ऐसी कोई फॉर्मल डिग्री। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। इलॉन मस्क भी यही कहते हैं कि डिग्री सिर्फ एक फ़न पर्पस के लिए है, जो आप काम कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। पार्ट 18, यू डोंट क्रिएट अ कल्चर। तो आजकल ऐसी बहुत ज़्यादा बातें हो रही होती है कि आपकी कंपनी का क्या कल्चर रहेगा या आप किस तरह से अपनी कंपनी को बिल्ड करेंगे। लेकिन जो मेन बात यह है कि आप खुद अपनी कंपनी का कल्चर बिल्ड नहीं करते। ये जो आपकी जो सिद्धांत होते हैं कंपनी के, कि अगर आप अपने कस्टमर को किस प्रकार से ट्रीट करेंगे वो आपकी कंपनी के साथ चलता जाता है और वही आगे जाकर आपकी कंपनी का कल्चर बन जाता है। अगर आपकी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी है कि कोई पीछे से कानाफूसी नहीं चलती या कुछ ऐसी आपका सिस्टम है, तो आपकी कंपनी का वो कल्चर बन जाता है कि पीठ के पीछे कोई बात नहीं होती। तो ये थी रीवर्क बुक की समरी, और मुझे लगता है कि अगर आप भी बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे जो ज़्यादातर मेन पॉइंट थे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, लेकिन इस बुक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसे वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं। हाँ, हालांकि ये कोई एफिलिएट लिंक नहीं होगा, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि आपको ये जल्दी से मिल जाए। तो आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू।